नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और बात करेंगे मिशन चंद्रयान-3 की। चांद पर सफलता के झंडे गाड़ रहा है चंद्रयान-3। सफल लैंडिंग के बाद से ही चांद के कई सारे गुड न्यूज भी आप तक अब पहुंचने लगे हैं। भारत का परचम अब दुनिया भी मानने लगी। चांद पर रोवर प्रज्ञान चांद के हर रहस्य से अब पर्दा उठाने में जुटा है, तो वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च के हिसाब से न सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि चांद पर जिंदगी है, इसे लेकर भी अब गहनता से जांच जारी। चंद्रयान-3 अब इन सभी रहस्यों से पर्दा उठा रहा है। चांद के साउथ पोल पर क्या क्या मिला है और वो दुनिया के लिए कितना अहम है, इसे लेकर हम अपने मेहमान डॉक्टर बी.के. त्यागी, जो एक वैज्ञानिक हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले चंद्रयान से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हो। बड़ी खबर क्या है? भारत के मिशन चंद्रयान-3 को बड़ी कामयाबी मिली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। चंद्रयान-3 को बड़ी कामयाबी मिली। चांद के साउथ पोल पर ऑक्सीजन मिलने की पुष्टि हुई। ऑक्सीजन जो हम लोग इनटेक करते हैं। रोवर प्रज्ञान ने चांद पर 8 तत्व ढूंढे। ऑक्सीजन के साथ लिख लीजिए, काम आएगा आने वाले वक्त में। ऑक्सीजन के साथ सल्फर, एल्यूमिनियम की भी मौजूद थी, वहां पर पाई गई है। प्रज्ञान रोवर के पेलोड से मिली तत्वों की जानकारी ये इसरो की तरफ से बताया गया है। चांद पर देखिए अब तलाश जो हो रही है वो हो रही है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन की तलाश जारी है। ये इसरो की तरफ से पुष्टि कर दी गई है इस खबर की। तो बड़ी उपलब्धि, बड़े परिणाम, और अब पूरी दुनिया कह रही है कि भारत देश महान। चांद पर ऑक्सीजन तो मिल गया, लेकिन अब और आगे क्या क्या मिलेगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जो खासकर बात बाहर आई है कि सल्फर की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्लियर दिखती है, जो पहले अन्य जगह पे उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखती थी। तो वो साउथ पोल पे जो भी ज़मीन उन्होंने एनालिसिस की, उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। तो ये अपने एक अलग प्रकार की और एक अलग तरीके की खोज कही जाएगी, जिसमें सल्फर का स्पेक्ट्रल कंपोजिशन पता लगता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है ये बड़ी उपलब्धि है। रोवर प्रज्ञान ने चांद के किन रहस्यों से पर्दा उठाया है और रोवर प्रज्ञान को चांद के साउथ पोल पर आखिर क्या क्या मिला, तो चलिए हम आपको बता देते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाएं। तो देखिए चांद के साउथ पोल पर क्या मिला। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम, सल्फर, चांद के साउथ पोल से सल्फर मिला है। Ca यानी कैल्शियम, हड्डियों को मजबूत करता है, यह भी चांद के साउथ पोल से मिला है। F यानी आयरन, Cr क्रोमियम, और Ti टाइटेनियम, Mn मैग्नीज, ये भी मिला है। सिलिकॉन भी मिला है, और सबसे जरूरी चीज अगर जीवन स्थापित करना है तो वो है ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन भी यहां पर मिली है। चलिए, चांद के साउथ पोल से प्रज्ञान रोवर ने गुड न्यूज तो भेज दी कि चांद पर ऑक्सीजन मिल गया है, लेकिन अभी भी सवाल यहां पर बना हुआ है, क्या ऑक्सीजन मिलने के बाद चांद पर जीवन संभव है, या अभी कुछ और तत्वों का मिलना और उनका रहस्य खुलना जरूरी है, ताकि चांद पर जीवन जीने की मौजूदा जानकारी पुख्ता हो सके। प्रज्ञान जो रोवर है वो गुड न्यूज लगातार भेज रहा है, और अभी गुड न्यूज की लिस्ट और लंबी होने वाली है। लेकिन चांद पर क्या जीवन संभव है, इसकी भी आप तफ्तीश की जा रही है। रहस्य खुल रहा है और रहस्य खुलता जा रहा है। और देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले शुरुआती जानकारी हमने दी, और अब इसके मायने हम जानते हैं, क्योंकि हमारे साथ में वैज्ञानिक बी.के. त्यागी जी जुड़ चुके हैं। सर, पूरा देश खुश है क्योंकि चंद्रयान-3 जब वहां पर पहुंचा, हमारे रोवर ने बहुत अहम जानकारी भी दी है। लेकिन मुझे यह बताइए कि अभी तक जो भी तत्व मिले हैं, कितनी अहमियत ये रखते हैं, कितना बड़ी सफलता ये है, ये बताइए पहले, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये तो हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है और चंद्रमा का जो ओरिजिन है, वो उसका जो बेसिक जो पिंड था वो सेम था। तो जो मटेरियल, जो एलिमेंट्स हमें धरती पे मिलते हैं, वो सभी वहां मिलने चाहिए। अगर हम वो पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी ना स्कूल में, उसमें आज की तारीख में कोई 119 एलिमेंट को हमने शामिल किया है, जिसमें 90 से 94 ऐसे एलिमेंट हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो ये जितने भी आज अभी आपने जो नाम गिनाया, आयरन से लेके मैग्नीशियम, टाइटेनियम, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे धरती पर मिलते हैं।
और इसका जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो वेवलेंथ है वो हमारे पास है, वही मैच करके हमारे विज्ञान ने हमें बताया है। इसमें इम्पोर्टेंट जो दो चीजों की है, एक तो जो ऑक्सीजन जो आप बता रहे हैं, वो ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जो चंद्रमा है उसका जो वहां पे जो ग्रेविटी है बहुत कम है, वो एनवायरनमेंट को होल्ड ही नहीं कर पाता, तो इसलिए जो भी गैस है वो क्या कहें कि अंतरिक्ष में जो है, ब्रह्मांड में वो खो जाती है। वो ऑक्साइड फॉर्म में हो सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है सल्फर का मिलना। सल्फर क्योंकि एक ऐसा अमॉर्फस कहें कि वो एलिमेंट है जो भुरभुरा होता है, और जीवन के जो अगर हम शुरुआत में देखें ओरिजिन ऑफ लाइफ, अगर हमने थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी हो, तो जो पहला प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ जो साइनोबैक्टीरिया कहें कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम कहते हैं, वो उसमें सल्फर बेस्ड ही कहें कि वो था। तो सल्फर जो है उसने प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ को, ओरिजिन उसको पैदा करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो हो सकता है कि ये यहाँ पे भी हमें शायद कुछ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ बैक्टीरिया फॉर्म में मिल जाए, क्योंकि ये एक थ्योरी बड़ी प्रोमिनेंट थ्योरी है कि जो अर्थ पे भी जो लाइफ हुई है वो पार्सेनियन थ्योरी बोलते हैं कि वो उसके जो इनिशियल जो सीड्स हैं वो बाहर से ही आए थे, किसी दूसरे प्लेनेट से आए थे, तो हो सकता है वो चंद्रमा से आए हों या किसी और ग्रह से आए हों। तो अभी जो ये एलिमेंट्स मिलने की ये बड़ा ऑब्वियस था कि ये तो सब मिलना ही है, क्योंकि चंदा मामा है, भाई बहन का रिश्ता है, तो जो भाई के पास है जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम है। तो ये अभी जैसे कि हमारा 3 सितंबर तक प्रज्ञान में घूमना, वो अभी कुछ ही मीटर तक गया है, उसको 500 मीटर का दायरा जो है रेडियस में कवर करना है, तो अभी और मिलेंगे जो 90 हैं। 90 से मुझे लगता है कि हमारे पास क्योंकि देखिए रक्षाबंधन का पर्व है, और सर आपने जिस तरह का एग्जाम्पल दिया है लोग बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ रहे होंगे, बड़ा अच्छा लगा जिस तरह से आप यहाँ पर समझा रहे हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि आप हमारे साथ बने रहिए। आपने सल्फर की अहमियत बता दी, आपने ऑक्सीजन की अहमियत बता दी, लेकिन एक और बड़ी खबर है उसके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। चांद पर रोवर प्रज्ञान अब एक और तत्व की तलाश में निकल पड़ा है। जैसा भी जानकारी दे रहे थे, अभी तो 3 तारीख तक जाना है, अभी तो थोड़ा सा फासला तय किया है, अभी तो लंबा सफर है। अब सल्फर की तलाश में, माफ कीजिएगा, एक और तत्व की तलाश में निकल चुका है जिसके मिलने से यह पता लग सकेगा कि चांद पर जीवन संभव है कि नहीं। और वो तत्व क्या है? वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज जारी है। प्रज्ञान रोवर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगा रहा है, और प्रज्ञान रोवर पर जो लिफ्ट पेलोड लगा हुआ है वो हाइड्रोजन की खोज कर रहा है। हाइड्रोजन से चांद पर पानी होने का पता चलेगा, और इसीलिए ये तलाश थोड़ी सी लंबी यहां पर होने वाली है, जिसके बारे में जिक्र त्यागी सर कर रहे थे और जानकारी भी दे रहे थे। अब सवाल यहां पर यही है कि इसी को समझना होगा। ऑक्सीजन तो मिल गया, लेकिन जिस हाइड्रोजन की चांद पर खोज हो रही है वो नहीं मिला, तो क्या होगा? तो देखिए, ये बात समझिए, जो हमारा रोवर है वो चांद पर हाइड्रोजन की खोज कर रहा है। हाइड्रोजन की खोज जारी है, और जब बात आती है हाइड्रोजन की, तो क्या है इस तत्व का महत्व, वो हम आपको बताते हैं और आपको समझना जरूरी है। आप चाहें तो कॉपी पेन ले सकते हैं। तो देखिए, चांद के साउथ पोल पर हाइड्रोजन की खोज की खबर है। प्रज्ञान रोवर अब हाइड्रोजन की खोज कर रहा है। चांद पर हाइड्रोजन की तलाश में जो रोवर है वो आगे बढ़ रहा है, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है जब तक नहीं मिले। रोवर में लगे लिप्स हाइड्रोजन की खोज कर रहे हैं, और हाइड्रोजन मिलने पर चांद पर पानी की पुष्टि होगी। यानी देखिए, सल्फर मिला, ऑक्सीजन मिली, लेकिन अगर हाइड्रोजन मिलेगा तो यह पुष्टि हो जाएगी कि यहां पर पानी है पानी यहां पर। हाइड्रोजन से चांद पर इंसानों के बसने की उम्मीद मजबूत हो जाएगी, और चांद पर ऑक्सीजन की प्रज्ञान रोवर अब पुष्टि कर चुका है। तो एक और खुशखबरी का यहां पर इंतजार है, जिसके लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। तो यहां पर देखिए, हमारे साथ में वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, त्यागी सर हैं। सर, अब हाइड्रोजन की थोड़ी विशेषता बता दीजिए अपने अंदाज में, जिस तरह से आपने शुरुआत में समझाया कि हाइड्रोजन की तलाश कब तक खत्म हो सकती है, और अगर ये मिला तो कितनी बड़ी सफलता होगी और क्या बदलाव आएगा? देखिए, हाइड्रोजन का जो अभी प्रेजेंटली जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस होगा, क्योंकि साउथ पोल की हम बात कर रहे हैं, और ये एक स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है हमारे इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए। अगर हाइड्रोजन भी मिल जाती है तो देखिए, एक हमारी फ्यूल की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि मून पे ग्रेविटी कम है, वहां से कोई भी कहें कि जो हमारा यान है
जो रॉकेट है उसको लॉन्च करना आसान होता है, उसमें फ्यूल कम लगेगा और वो फ्यूल जो है ऑलरेडी अगर हमें वहाँ हाइड्रोजन फॉर्म में मिल जाता है तो देखिए हमारे जो यहाँ से इतना ज्यादा वेट लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक हमारा स्टेशन अगर वहाँ बन जाता है जो हाइड्रोजन को फ्यूल में कन्वर्ट करेगा और वहां से हमारे जो मिशन है, मार्स को जाना है, वेनस को जाना है, वो हमारे जा सकते हैं। तो एक जो हाइड्रोजन का मिलना अपने आप में वो कहें कि वो पैराडाइम शिफ्ट होगा टोटल सिनेरियो का। बाकी जो एलिमेंट है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस वजह से जो मून में लोगों का इंटरेस्ट जगह है कुछ जा रहे हैं, बीच में फ्यूल की दिक्कत हो रही है तो हमने अपना वहां पर स्पेसक्राफ्ट रोका, फ्यूल वहां पर भरवाया और फिर अपने काम के लिए आगे निकल गए, तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि ये एक फ्यूल की बड़ी समस्या जो है, जो हमें यहाँ से लेके जाना पड़ता है, उसके लिए हैवी रॉकेट चाहिए, तो वो एक कहे कि एक एडवांटेज होगा। और जो पानी है, देखिए अगर ऑक्सीजन हमें ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में मिल गई है और हाइड्रोजन है तो पानी भी हम वहां बना सकते हैं। तो जो हम ह्यूमन सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, कॉलोनीज बनाने की बात कर रहे हैं, हालांकि वो अभी नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे स्पेस स्टेशन बनाने की बात हो रही है तो वहां पे जितने दिन भी मिशन रहेगा उनको यहाँ से जीवन जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जिसमें पानी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो लेके जाने की जरूरत। तो मतलब आगे हम सफलता के झंडे गाड़ देंगे और भी अभी तक तो गाड़ दिए, आगे और भी हम गाड़ देंगे। बने रहिए हमारे साथ। चांद के साउथ पोल पर प्रज्ञान रोवर तो अपना काम यहां पर कर रहा है, लेकिन इसके साथ लैंडर विक्रम भी चांद से जुड़ी दूसरी जानकारियां भी भेज रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ प्रज्ञान ही अपने काम पर लगा हुआ है, विक्रम भी काम कर रहा है, जानकारियां भी भेज रहा है। इससे पहले चांद पर तापमान से जुड़ा पहला ऑब्जर्वेशन भेजा गया था। चांद पर तापमान का भी अब रहस्य खुला है। साउथ पोल पर तापमान करीबन 70 डिग्री सेल्सियस है। तापमान से जुड़ा पहला ऑब्जर्वेशन सामने आया है। विक्रम लैंडर में लगे चास्टे पेलोड ने ये ऑब्जर्वेशन भेजा है। इससे पहले 28 अगस्त को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे चास्टे पेलोड ने चंद्रमा के तापमान से जुड़ा पहला ऑब्जर्वेशन भेजा था। चास्टे के मुताबिक चंद्रमा की सतह और अलग अलग गहराई पर तापमान में काफी अंतर है। तो जैसे अलग अलग गड्ढे हैं तो वहां पर तापमान में भी गिरावट और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो देखिए चांद के साउथ पोल पर तापमान का क्या रहस्य है, इसे भी भारत के चंद्रयान 3 ने खोला है। चांद के साउथ पोल में तापमान का रहस्य चलिए हम आपको यहां पर बताते हैं, तो इसको आप इस हिसाब से समझिए। चलिए मैं इधर आ जाता हूं ताकि और अच्छे तरीके से आप यहां पर समझ पाएं। विक्रम लैंडर में लगे चास्टे पेलोड ने तापमान का जो ऑब्जर्वेशन है वो यहां पर भेज दिया है। चांद की सतह और गहराई में तापमान में अंतर पाया गया है, यानी एक हो गई सतह और कहीं पर जो बताया गया गड्ढे हैं तो वहां पर अलग तापमान पाया गया है। साउथ पोल की सतह पर तापमान कितना है? करीब 70 डिग्री सेल्सियस माहौल है और 80 mm गहराई में -10 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो एक जगह देखिए 70 है और जब आप गहराई में गए तो यहां पर आप देखिए -10 डिग्री सेल्सियस, यानी बेहद ठंडा, कपा देने वाला, जमा देने वाला, ये हालात यहां पर आए हैं और ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। बीके त्यागी जी वैज्ञानिक साइंटिस्ट हमारे साथ में मौजूद है। त्यागी सर, अब जरा इसकी भी गहराई में इसका भी थोड़ा सा विश्लेषण कर दीजिए कि ये तापमान कहीं पर 70 डिग्री, कहीं पर -10, जब गहराई 80 mm की गहराई में जाते हैं तो। देखिए साउथ पोल पे जाने का एक मकसद यही था कि वहाँ जो सूरज की सनलाइट है, काफी सारे गड्ढे हैं और पहाड़ियां हैं, तो उनकी परछाई की वजह से धूप नहीं पहुंचती है। तो इसीलिए जो टेम्परेचर आपने बताया माइनस डिग्री में जा रहा है और जो एवरेज टेम्परेचर है सरफेस का वो 70 डिग्री है। अगर अब इसको हम कंपैरिजन करें, जो पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो जनरली 14 से 17 डिग्री के बीच में माना जाता है। और तो जो लाइफ के लिए जो पूरा जिसमें हमारा सारा बायोलॉजिकल जो सिस्टम जो काम करता है उसके लिए वही 27 से 37 डिग्री का टेम्परेचर है, उसमें लाइफ जो है अच्छे से सस्टेन करती है। तो यहाँ पे जो माइनस वाला टेम्परेचर है वो जगह इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पे जो चीजें जब चंद्रमा और पृथ्वी बने थे उस वक्त जो मटेरियल था, उस वक्त जो उसकी हालत थी वो आज भी उसमें पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिली है, उसका जो कहीं की डीजनरेशन या उस तरीके से कुछ नहीं हुआ है। तो पृथ्वी के ओरिजिन के बारे में और हमें और जानकारी मिलेगी कि यहाँ से अगर वहां से हम कुछ मटेरियल लेते हैं कि वो किस अवस्था में था जब पृथ्वी और सूरज, क्योंकि देखें कि समय के साथ अभी अर्थ ने तो अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बचा रखा है, लेकिन चंद्रमा का खत्म हो गया। इसीलिए वहां पर जो हम देखते हैं कि रेडिएशन से अपने आप को बचाना एक बड़ी समस्या है। तो जो एक सबसे बड़ा चैलेंज, अब अगर हम ह्यूमन
सेटलमेंट की वहां बात करते हैं वो यही आएगा कि कैसे रेडिएशन से अपने आप को बचाएंगे। आपने मून का जो डस्ट की बात सुनी होगी, क्योंकि जो भी वहां पर सतह पर जो भी सॉइल है उसकी चंद्रमा की, वो ऑलरेडी चार्ज फॉर्म में है, क्योंकि वो इतना रेडिएशन आता है वहां से, क्योंकि उसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो डायरेक्ट जो रेडिएशन है वो आता है और उसकी वजह से वो सारे पार्टिकल जो है वो चार्ज हो जाते हैं। तो कहेंगे एक तरीके से जैसे रेडियो एक्टिविटी होता है उस तरीके से, एग्जैक्टली नहीं लेकिन कुछ उस तरीके से। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। हालांकि वो एक मिशन जाते हैं उस वक्त ये कंट्रोल करना बड़ा आसान है, लेकिन जब अगर हम सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, मानव बस्तियां वहां बसाने की बात कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा थोड़ा भी दूर की पौड़ी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं पृथ्वी और चंद्रमा के इन्वायरमेंट में। हमारा जो भारत को प्रज्ञान करना है बखूबी आता है सर। आप भी ये बात मानते होंगे कि भारत को जब चैलेंज मिलता है तो उस चैलेंज को पूरा भी यहां पर किया जाता है। बने रहिए हमारे साथ। मिशन चंद्रयान की सफलता के बाद अब दुनिया के सबसे कठिन मिशन के लिए इसरो ने अपनी तैयारी कर ली है। और यह मिशन क्या है? यह मिशन है इसरो का सूर्ययान। इसरो ने सूर्ययान के लिए आदित्य L1 को तैयार किया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिशन सूर्ययान को लेकर इसरो की तैयारी पूरी। 2 सितंबर को आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान की सफलता के बाद सबसे बड़ा मिशन सूर्ययान आदित्य L1 का लक्ष्य सूर्य का अध्ययन करना है। सूर्य अध्ययन भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन। मिशन चंद्रयान की सफलता के बाद यह सूर्य मिशन है आदित्य L1 और पूरी तरह से तैयार हो चुका है। 2 सितंबर को प्रक्षेपण होगा। बेंगलुरु चंद्र अभियान की सफलता के बाद इसरो सूरज का अध्ययन करने के लिए संभवतः 2 सितंबर को किए जाने वाले सूर्य मिशन के प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है। और ये सारी चीजें स्पष्ट यहां पर सामने भी हो चुकी हैं और ये बहुत बड़ा कदम होगा। समझिए इस बात को, सूर्य को अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन है यह भारत का। और इससे आने वाले वक्त में और भी पेचीदगियां सामने आ जाएंगी। पता चलेगा कि क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या राज हैं जो अभी तक छुपे हुए थे, और वो राज अब सामने आएंगे। अब देखिए, जब राज की बात की जा रही है तो आपको भी समझना होगा कि आखिर आदित्य L1 यहां पर है क्या। तो देखिए, सूर्य, धरती और सूर्य के बीच 5 लैंग्वेज पॉइंट है। ये हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप इसे ऐसे समझिए, L1, L2, L3, L4, L5। इसे L1, L2, L3, L4, L5 कहा जाता है। ये आप देखिए, ये सूर्य के 5 पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। लैंग्वेज पॉइंट 1 को L1 पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि कहां है? यहां है। ये वो जगह है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। लैंग्वेज पॉइंट को L1 को L1 नाम से जाना जाता है। और इसके साथ में इस बात को समझिए, L1 ऐसा पॉइंट है जो सूर्य और धरती की बराबर दूरी पर है। यानी आप इसे समझिए, ये जो पॉइंट है ये सूर्य और धरती की बराबर दूरी पर है। यहां कोई भी ऑब्जेक्ट काम करने के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। इस जगह पर यह बात की जा रही है। यह स्थान सूर्य के अध्ययन के हिसाब से बिल्कुल उपयुक्त है, जो L1 लगातार कहा जा रहा है। लैंग्वेज पॉइंट पर पृथ्वी और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण कम है और इसीलिए आदित्य L1, आप समझ रहे हैं क्यों नाम यहां पर रखा गया है? इसीलिए यहां पर रखा गया है। अब आदित्य L1 क्या है यह भी आप समझ लीजिए। यहां पर आदित्य L1 इसरो का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में जानकारी अभी हमने आपको दी है। सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। आप देखिए, पूरी तैयारी यहां पर हो रखी है। इसरो का अब तक का सबसे जटिल, मुश्किल, कठिन मिशन है ये। और 2 सितंबर को आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी। 2 सितंबर, ज्यादा वक्त यहां पर नहीं बचा है। आदित्य L1 हर वक्त सूर्य की ओर देखेगा, सूर्य की ओर देखेगा, अध्ययन करेगा और धरती और सूरज के बीच L1 ऑर्बिट में रखा जाएगा। L1 ऑर्बिट 1 पॉइंट, जो हमने आपको इससे कुछ देर पहले बताया था। भारत की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी तैनात करने की यहां पर कोशिश की जाएगी, ताकि हर वक्त सूर्य पर नजर रखी जा सके। क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सारी जानकारी मिल सके। अब इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत जरूरी है। आदित्य L1 के बारे में और अच्छे से समझा सकते हैं बीके त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, L1 के बारे में हमने तो थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी दे दी, लेकिन भारत के लिए यह मिशन कितना महत्वपूर्ण है, बताइए। देखिए, इसमें एक तो ये है कि ये अपने आप में जो मिशन है बड़ा डिफिकल्ट है, वो तो आपने बता दिया। और हम L पॉइंट पे इसको
कहीं की स्टैब्लिश करने वाले हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो पृथ्वी और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है दोनों का, तो वो उसी जगह में रहेगा। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि सूरज जो है, देखिए एक 1857 में एक बारी हुआ था कि जो सोलर फ्लेयर है उसका जो असर है वो पृथ्वी तक आया था, लेकिन उस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और वो सब नहीं थे। तो सूरज जो है ना वो बड़ा एक बेचैन पिंड है, उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी जो है वो होती रहती है, और उसमें से कई बारी हम देखते हैं कि बहुत सारी जो लपटें हैं वो उठती हैं, और वो लपटें इतनी लंबी या इतनी उसका लंबाई हो सकती है कि वो पृथ्वी तक पहुंच सकती है। आपने कई बारी सुना होगा कि जो क्योंकि नासा का और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ऑलरेडी वहां पे मिशन सूरज को स्टडी करने के लिए गए, और वो कहते हैं कि फ्लेयर निकलेगा और आपका जो कुछ देर के लिए सारा जो इलेक्ट्रॉनिक जो आपके इक्विपमेंट है वो बंद हो जाएंगे। तो वो जो एक्चुअली सूरज के बारे में पूरा स्टडी जो है वो जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि उसमें जो सन स्पॉट्स हैं और उसकी यही सारी स्टडी आदित्य L1 हमारे देश तक पहुंचाएगा, और उसके बाद दुनिया को पता चल सकेगा कि ये राज रहस्य क्या है। बीके त्यागी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी गहराई से सारी जानकारी देने के लिए।